हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वीर एंटरटेनमेंट एंड द सीरीज ऑफ चलो भारत को जाने। मित्रों, क्या आपको पता है कि हमारा राष्ट्रगान यानी जन गण मन असल में ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए लिखा गया था, या कहे तो उनकी चापलूसी में लिखा गया था। और जिस अधिनायक की बात की गई है इस गीत में, वो असल में ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ है। क्यों शौक लगाना? मुझे भी लगा था जब हाल ही में मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा था। और उसने सिर्फ कहा ही नहीं, उसने कई सारे तथ्य भी दिए। जैसे कि उसने मुझे राजस्थान के पूर्व गवर्नर कल्याण सिंह और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडे काटजू के स्टेटमेंट को दिखाया, जहां पर उन्होंने भी लगभग सेम स्टेटमेंट दिया था। साथ ही उसने 28 दिसंबर 1911 में छपी एक अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन की एक आर्टिकल को भी दिखाया, जहां पर लिखा था कि बंगाली पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने एम्परर के स्वागत सम्मान में अपना एक गीत प्रस्तुत किया। और फिर उसने कहा कि यही वजह थी कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। फिर जॉर्ज फिफ्थ ने उन्हें नाइटहुड से भी नवाजा। सो इन दिस वीडियो वी विल फाइंड द ट्रूथ बिहाइंड इट। तो चलिए मेरे साथ और जानिए इंडियन नेशनल एंथम की बात और कुछ इतिहास। बात है साल 1911 की, जब पहली बार इसे 27 दिसंबर को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत के बोल और उनमें गुथे हुए ब्रिटिश इंडिया के कई राज्यों के नाम की वजह से ये गीत देश के लोगों, नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों पे छा गया। सरला देवी, द गर्ल हु sang this poem first time on 27 December 1911 at the Calcutta session of Indian National Congress। उस वक्त यह गीत भारतो भाग्य विधाता के नाम से प्रचलित था। यह गीत तत्वबोधिनी पत्रिका के जनवरी 1912 के अंक में भारत विधाता के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इस पत्रिका के संपादक स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर थे। यह गीत मूलतः बंगाली में लिखा गया था, जिसका बाद में हिंदी अनुवाद किया गया। इस पूरे गीत में 5 पद है और गीत के पहले छंद को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा गया है। और क्या आपको पता है कि इस गीत का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है, और इसे किसी गोरे ने नहीं बल्कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया है, जिसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कुछ साल बाद 28 फरवरी 1919 में कोलकाता के बाहर इसे पहली बार आंध्र प्रदेश के मदनापल्ले शहर के थियोसॉफिकल कॉलेज में टैगोर ने खुद गाया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युक्ल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। आपको पता है कि इस गीत को कांग्रेस सेशन में गाने से नेशनल एंथम बनने तक के सफर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, वो नेता ही जी थे जिन्होंने पहली बार इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया। 1942 में जब वो जर्मनी में इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए के जवानों को ब्रिटिश आर्मी से लड़ने की ट्रेनिंग दिला रहे थे, तब उन्हें महसूस हुआ कि अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए और सब में एकता जगाए रखने के लिए एक देशभक्ति गीत की ज़रूरत है। 11 सितंबर 1942 के रोज नेताजी ने जर्मन इंडियन सोसाइटी ऑफ हैम्बर्ग का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर पहली बार भारत का यह लोकप्रिय गीत हैम्बर्ग रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा द्वारा दुनिया के सामने आज़ाद भारत की पहचान के रूप में गाया गया। राष्ट्रगान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए नेताजी ने अपने आईएनए के 2 जनरल मुमताज़ हुसैन और कर्नल अबिद हसन साफरानी को इस गीत को हिंदी में पेश करने के लिए काम दिया। इसके बाद 1945 में बने हिंदी ट्रांसलेशन शुभ सुख चैन को कैप्टन राम सिंह ठाकुरी ने एक मिलिट्री बीट के साथ कंपोज किया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य
Captain Thakur composition skillfully blended elements of Indian classical and folk music, capturing the essence of the anthem and satisfying diverse musical traditions across the nation. 1944 में जहां भारत में आज़ादी और पहचान का अलग संघर्ष जारी था, ऐसे वक्त में बिमल रॉय ने अपनी बंगाली फिल्म उदियर पत्थे में भारतो भाग्य विधाता को सम्मिलित किया। 1945 में उन्होंने इस कहानी को हिंदी फिल्म हमराही में फिल्माया और एक बार फिर टैगोर का वो बंगाली गीत बड़े पर्दे पर दिखा। यह बिल्कुल अंग्रेजों के जख्मों पे नमक की तरह था। And on the occasion of India attaining freedom, the Indian Constituent Assembly assembled for the first time as a sovereign body at midnight on 14th August 1947. The session closed with an unanimous performance of Jana Gana Mana. So after independence, India realized that we need a song to represent who we are and announce ourselves to the world. This became the natural choice, भारतो भाग्य विधाता। तो जैसा हम जानते हैं, दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रीय समारोह आदि अवसरों पर देश का राष्ट्रीय गान गाया जाता है या उसकी धुन बजाई जाती है, जो कि राष्ट्र के प्रति हमारे सम्मान का भाव प्रकट करता है। 25 अगस्त 1948 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जन गण मन को थोड़ी सी अलग धुन के साथ आईएनए ने पहले ही साउथ ईस्ट एशिया में भारत का राष्ट्रगान बना लिया है और भारत में भी यह गीत कुछ हद तक लोकप्रिय बन चुका है। और इसी तरह 24 जनवरी 1950 के रोज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के आखिरी सेशन में असेंबली के प्रेसिडेंट और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन को इंडिया का ऑफिशियल नेशनल एंथम घोषित किया। As we know, the song Jana Gana Mana, composed originally in Bengali language by Rabindranath Tagore in 1911, but it was adopted in its Hindi version as the national anthem of India. बताना चाहूँगा कि टैगोर के लिखे बंगाली गीत में 5 स्टैंजा थे, तो वहीं आईएनए के हिंदी तराने में 3 और आज के ऑफिशियल नेशनल एंथम में 1 स्टैंजा है, जो 52 सेकंड में गाया जाता है। The original Bengali composition was composed in a literary register of the Bengali language called Sadhu Bhasha, which is heavily Sanskritized. Our national anthem has also an abridged version, means a short version consisting of the first and last line, and it is also played on certain occasions. Now let's decode the controversial portions of this song. तो बात है दिसंबर 1911 में हुई दिल्ली दरबार की, जिसे यूनाइटेड किंगडम के नए राजा जॉर्ज फिफ्थ के कोरोनेशन के जश्न में रखा गया था। किंग जॉर्ज फिफ्थ के इंडिया टूर में उनका एक विजिट कोलकाता में भी था और उसी वक्त कोलकाता में कांग्रेस का 26वां एनुअल सेशन हो रहा था। इसी सेशन के दूसरे दिन की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत भारतो भाग्य विधाता से हुई थी। After that, a resolution was passed expressing loyalty to the king. फिर एक हिंदी गीत गाया गया जिसका नाम बादशाह हमारा था, जिसे रामबुज चौधरी ने लिखा था और यह गीत जॉर्ज फिफ्थ के स्वागत सम्मान में गाया गया था। पर अगले दिन जो हुआ उसने रविन्द्रनाथ टैगोर को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उसके अगले दिन यानी 28 दिसंबर 1911 के रोज कई सारे अखबारों में कांग्रेस सेशन की खबर छपी, जिसमें कई अंग्रेजी अखबारों में लिखा गया कि बंगाली पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर ने एम्पायर के स्वागत सम्मान में अपना एक गीत प्रस्तुत किया। और ऐसा लिखने वाले कई अंग्रेजी अखबार थे, जैसे कि स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन, इंडियन इत्यादि। और यहीं से सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई। हालांकि कई हिंदी अखबार जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका ने स्पष्ट रूप से लिखा कि कांग्रेस सेशन टैगोर के गाने के साथ शुरू हुआ, जो भगवान और देश के सम्मान में था, और इसके बाद किंग जॉर्ज पंचम के प्रति निष्ठा व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया। फिर जॉर्ज पंचम के स्वागत में एक अन्य गीत प्रस्तुत किया गया, जो कि बादशाह हमारा था। Even the official report of the annual session of Indian National Congress of December 1911 stated these differences and mentioned that on the first day of 28th annual session of Congress, proceedings started after singing Vande Mataram. On the second day, the work began after singing a patriotic song by Babu Rabindranath Tagore.
Messages from well-wishers were then read and a resolution was passed expressing loyalty to King George V. Afterward, the song composed for welcoming George V and Queen Mary was sung. अब चलिए थोड़ा जन गण मन को समझते हैं जिससे हमें थोड़ी और स्पष्टता प्राप्त होगी। तो जिस जन मन गण को हम जानते हैं वो ओरिजिनल सॉन्ग का सिर्फ पहला स्टैंजा है और जैसा मैंने बताया इसे भारतो भाग्य विधाता से लिया गया है जिसमें 5 स्टैंजा थे। इसके 4th स्टैंजा में हमें एक लाइन मिलता है, स्नेहमयी तुमी माता, जो कि सीधा रिप्रेजेंट करता है भारत माता को, ना कि किसी जॉर्ज फिफ्थ को। यहाँ तीसरे स्टैंजा में एक और लाइन है, हे चिर सारथी तब रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि। युग युग धावित यात्री, तुम चिर सारथी तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि। इस लाइन में एक सारथी की बात की गई है जो हमें युगों युगों से मार्गदर्शित करते आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि चिर सारथी शब्द भगवान श्री कृष्ण को दर्शाता है। अपने इन्हीं कंट्रोवर्सी को कंडेम करते हुए 10 नवंबर 1937 में गुरुदेव टैगोर ने पुलिन बिहारी सेन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि एक ब्रिटिश हाई ऑफिशियल द्वारा गुरुदेव को जॉर्ज फिफ्थ के लिए गीत लिखने का ऑफर आया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। फिर टैगोर ने जन गण मन लिखा जिसमें उन्होंने भारत के उस भाग्य विधाता की विजय की घोषणा की जिन्होंने युगों युगों से भारत के रथ की लगाम को दृढ़ता से थामे रखा है और वह चिर सारथी मार्गदर्शक कभी भी जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम या कोई अन्य जॉर्ज नहीं हो सकता। Again, in his letter of 19th March 1939, Tagore writes, I should only insult myself if I care to answer those who consider me capable of such unbounded stupidity as to sing in praise of George V or VI as the eternal charioteer leading the pilgrims on their journey through countless ages of the timeless history of mankind. Now let's decode the controversy of Tagore's Nobel Prize and knighthood. जैसा हम जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर उनके पोएम गीतांजलि के लिए मिला था जिसे स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है ना कि ब्रिटिश किंग द्वारा। और जब 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तब इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड को भी त्याग दिया था। यह सीधा देश के प्रति उनके सच्चे निष्ठा को दर्शाता है। तो वहीं अगर हम टैगोर के सपोर्टर्स की बात करें तो उनका कहना है कि ब्रिटिश अखबारों ने जानबूझकर अपनी किंग की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए 1911 में कांग्रेस सेशन के खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उसमें टैगोर का नाम दिया जो उस वक्त के नामचीन लेखक और कवि थे। एंड वी शुड नॉट इग्नोर दैट Tagore had witnessed with his own eyes the plight, the struggle and the resilience of the people of India during colonial times. He witnessed the movement against the 1905 partition of Bengal. His experience over the year inspired the birth of Bharato Bhagya Vidhata, a 5-stanza poem capturing the essence of the freedom struggle in India, still powerful to this day. Now let's see the protocol and convention for playing the national anthem. First, presidential address in Parliament. During the president's address, the national anthem is played as the president reaches the dais. The president then delivers the address and then the national anthem is played again as the president exits the house in procession. Second, governors address the state legislature. Different states in India follows their own conventions regarding the playing of the national anthem during legislative sessions. Like in Nagaland, the national anthem was not played in the legislative assembly for several decades, and it was first introduced in February 2021. In Tripura, the national anthem was first played in Tripura Assembly in March 2018, reflecting a recent shift in its ceremonial practices. In Tamil Nadu, it follows a unique convention.
where the state anthem Tamil Thalai Vastu is played before the governor's address and the national anthem is played at the end. Now let's see a news regarding playing national anthem in cinemas. In the case of Shyam Narayan Choksi versus Union of India, the Supreme Court had initially passed an interim order in 2016 directing all cinema halls in India to play the national anthem before the start of films, with attendees required to stand. However, in its final judgment in January 2018, the court modified its stance, stating that the playing of the national anthem in cinema halls prior to films is not mandatory but optional. Now, let's discuss the safeguard to protect the honor of the national anthem. First, constitutional perspective. Section 51A, subclause A of the Constitution of India, dealing with fundamental duties, state that it shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. Second, Prevention of Insult to National Honor Act 1971. This act provides for strict punishment for disrespecting the national anthem and breaking its restrictions, with imprisonment for up to 3 years or a fine or both. A person convicted under this act for offense such as preventing the singing of the national anthem is disqualified from contesting election to the parliament and state legislatures for a period of 6 years. Third, Ministry of Home Affairs guidelines. The Ministry of Home Affairs mandates the playing of the full national anthem during civil and military investitures, national salutes, parades, formal functions, and the arrival departure of the President and Governor, as well as during the National Flags Parade and Navy Color hosting. और अंत में यह प्रस्तुति आपके लिए। क्यों यह धुन खास है? क्यों यह 140 करोड़ दिलों के पास है? क्यों हर एक भारतवासी इसे एक साथ गुनगुनाता है? इस धुन में परंपरा, विरासत और भविष्य की उड़ान है। जाति, मजहब, प्रदेश, सबसे ऊपर यही हमारी पहचान है। यह सिर्फ एक धुन नहीं, पूरा हिंदुस्तान है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Finally, I would like to thank you to watching this video this far, and I would like to know your viewpoint on this topic so that we can get more information on it. So kindly share your comment. Jai Hind.